Hi, my dear students. Welcome to Mathstan. Today, we'll be continuing day 3 of the Biology Paper 2 series for lecture exam. So, my dear students, let's get started and please take out your notebook and pen. तो चलो start करते हैं. All right, my dear students. So let's get started with the question number 1, which states which amino acid is most frequently involved in catalytic triads of serine proteases. So, questions options state glycine, serine, proline, or valine. So, if we want to have a look at the steps or the stages of the serine proteases, the catalytic rates, so the answer tends to be serine. Serine proteases include like trypsin, which contain the catalytic triad ser-his-asp. What does it do? What does this triad help to? The hydroxyl group of serine will act as a nucleophile. The way we read the nucleophile, halophile, right? Second question. The beta 1 to 4 glycosidic bond is the characteristic of. This should be known to everyone. This is the characteristic feature. This is the linkage of, yes, this is the linkage of cellulose. The cell, yes, the cell wall of the plant. My dear students, it provides the rigidity to the plant because of this beta glycosidic bond, and 1 to 4 refers to that it has attached to one carbon and the fourth carbon therewith. Which statement regarding glycogen is correct? It contains beta 1 to 4 linkage only, contains alpha 1 to 4 and alpha 1 to 4 6 linkages, it is unbranched, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड. तो मैंने ऊपर बताया बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक, तो आपको लगेगा कि यही लिंकेज होती है सिर्फ. तो यही मकसद है मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ डालने का, कि जितना आप सोचते हो कई बार उससे ज़्यादा होता है. तो ये सिर्फ अल्फ़ा, यस, इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ बीटा लिंकेजेस नहीं रहती है, इसमें अल्फ़ा लिंकेजेस भी होती हैं. ठीक है, तो जब यहाँ पर टर्म ओनली लगाना तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया, अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, ये देखिए, मिकाइल का कांस्टेंट है Km, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मिकाइलिस कांस्टेंट क्या रेफर करता है? शाबाश, व्हाट डज इट रेफर टू? Absolutely correct. It refers to what? ये रेफर करता है to the substrate concentration at half Vmax. ठीक है, हाफ लाइफ होती है, वैसे हाफ ऑफ Vmax में जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मिकाइल्स कांस्टेंट या मिकाइल कांस्टेंट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कौन करता है? हाँ, वेरी गुड. जैसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज होगी? एब्सोल्युटली, जैसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज़ होगा तो क्या होगा यहाँ पर? यस, जो हमने यहाँ Km की बात कर रहे थे, मिकाइलिस कांस्टेंट की बात कर रहे थे, वो बढ़ जाएगा. ठीक है, क्यों? यहाँ पर Vmax में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ अब रिएक्शन को रोकने के लिए इनहिबिटर आ चुका है. ओके, कौन सा ऐसा विटामिन है जो NAD+ और NADP के लिए एज अ प्रिकर्सर काम करता है? दैट इज वर्किंग एज अ प्रिकर्सर फॉर देम. यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अगेन बी, दैट इज नियासिन. तो याद रखेंगे प्लीज, नियासिन जो होता है इसको हम विटामिन बोलते हैं बी का, B3 वाला. ये NAD+ और NADP+ बनाता है, और आपको अगर याद हो तो NAD+ और NADP+ दोनों के दोनों जो हैं वो क्या करते हैं? दोनों के दोनों एक्ट करते हैं एज द प्रिकर्सर, एज द इनिशिएटर फॉर व्हाट? फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETC, ये सब मुमकिन हो पाता है. यानी इन शॉर्ट में कहूँ, ATP जनरेट हो पाता है. ATP यूज़ करके ATP को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ, यस, NADP और NADPH. तो इनको प्रिकर्सर की तरह काम करने के लिए विटामिन B3 नियासिन वर्क करता है.
स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे डीएनए के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आप इसको एज अ पीएसटी भी याद कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस लगते हैं, बिकॉज वाटर अवेलेबिलिटी इसमें नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर येस हाइड्रोफिलिक तो हो ही नहीं सकता, है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड लगते हैं, प्रोटीन और प्रोटीन के बीच में लगेंगे, अमाइनो एसिड्स के बीच में लगते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, पानी भी नहीं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नहीं लगेगा, सेक्राइड्स तो है नहीं, ये तो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज किसकी वजह से हुआ है? कौन सी फोर्सेस? यहाँ पर फोर्सेस का क्वेश्चन एक ज़रूर से आता है। हाँ, स्ट्रक्चर कोई भी हो, फोर्सेस का स्ट्रक्चर ज़रूर से आता है कि कौन सी फोर्स यूज़ हुई है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यों स्टेबलाइज है? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पेप्टाइड ग्रुप के बीच में, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, या वैंडरवाल फोर्सेस हैं। किसकी वजह से होगा? So it would be basically it would be related to the hydrogen bond between the peptide groups। ठीक है, ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, पेप्टाइड ग्रुप्स के बीच में, एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बीच में नहीं लग सकता है, ठीक है। सो बिटवीन द पेप्टाइड ग्रुप्स के बीच में लगता है। ओके, कौन सा अमाइनो एसिड है जो ज़्यादा हमें बीटा टर्म्स में मिलता है? प्रोलीन, वेलाइन, ल्यूसीन या मिथ्योनिन? बिल्कुल करेक्ट, प्रोलीन। ये हमने ऊपर भी देखा था, प्रोलीन की मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये देखो यहाँ पर सेरीन प्रोटीएसिस के लिए सेरीन वर्क करता है, ठीक है। और सेरीन प्रोटीएसिस की एक एग्जांपल मैंने ट्रिप्सिन भी बताया था, जिसमें ट्राइएड है, सेरीन, हिस्टीन एंड एस्पर्टीन। और इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आई टोल्ड यू यहाँ पर क्या है इंक्लूडेड? यस, यहाँ पर इंक्लूडेड है प्रोलीन, ठीक है। बीटा टर्न्स में क्या होता है? प्रोलीन होता है। कौन सा पिगमेंट है जिसमें मैग्नीशियम होता है एज द सेंटर में? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब हमारी बॉडी को छोड़ के प्लांट की बॉडी को भी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी? इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम। वाई? क्योंकि जो भी क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल होगा विच इज़ द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीशियम होगा और आगे पीछे इसका अपना स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। देखो अब आंसर्स कैसे कर सकते हैं। साइटोक्रोम सी तो यहाँ काम नहीं करता है, हीमोग्लोबिन जो है वो तो ब्लड को कैरी करे, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लोरोफिल में है बिलिरुबिन, लिवर से निकलता है, तो लिवर में मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होना थोड़ा सा गलत है। बिलिरुबिन तो वैसा पिगमेंट है भी नहीं, है काइंड ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट इट इज। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है न्यूक्लिक एसिड में, वो किसको लिंक करता है? वो लिंक करता है फॉस्फेट ग्रुप और OH के साथ को, ठीक है। अभी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो किससे बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने के लिए एक नाइट्रोजनस बेस लगती है सबसे ज़रूरी, जो कि हो सकती है एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये होती है नाइट्रोजनस बेस। शुगर लगती है और फॉस्फेट लगता है। 3 चीज़ें together make up the nucleic acid. So the correct answer goes to be आप ऑप्शन नंबर C, which is 3OH, यानी OH ग्रुप के 3rd नंबर पे लगता है और 5 फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगता है। इनमें से कौन सा लिपिड है जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का? यानी अगर मुझे कहना है कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑन दिस अर्थ या इन दिस यूनिवर्स किससे बनी हुई है? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से, वैक्स से, फॉस्फोलिपिड से, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से। ये क्वेश्चन is important basically from the membranes वाला पार्ट ना। सो इसमें से कौन सी वाली है? इसमें से द करेक्ट वन इज योर फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो इजी इसीलिए बन जाता है क्योंकि ये मॉडल हम पढ़ते भी हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का 2 फॉस्फोलिपिड होती है, बीच में प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आयोडीन नंबर क्या मेजर करता है? एसिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड। आयोडीन नंबर, अब जिन्होंने ये सुना नहीं है वो कैसे इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इट इज़ एविडेंट कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने पहले ना देखा हो, है ना। हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है
है ना? क्योंकि हम लोग सारे सेम सोर्सेस तो पढ़ते नहीं हैं, जो पेपर में आएगा वो सोर्सेस तो हम पढ़ नहीं रहे हैं ज़्यादा, है ना? आई मीन टू से दैट आप हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल होती है मार्केट में, राइट? तो कहाँ से व्हिच पार्ट कम्स नेवर नो, ओके? जैसे ये आयोडीन नंबर है, तो अगर नहीं पता है तो आप इसको कैसे टारगेट कर सकते हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आयोडीन नंबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड के साथ क्या रिलेट कर सकता है? क्या लिपिड और आयोडीन नंबर का कुछ रिलेशन हो सकता है? एसिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, जब आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हो कभी आपने पढ़ा आयोडीन नंबर को? एसिडिटी के टाइम पे पढ़ा? नहीं पढ़ा। जब आप मॉलिक्यूलर वेट पढ़ते हो लिपिड का तब पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको किस ऑप्शन पे शक हो रहा है, विच इज़ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है? आयोडीन आयोडीन नंबर जो होता है वो आपको क्या बताता है, कितनी अनसैचुरेशन है, उसकी डिग्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये अनसैचुरेशन जो होती है किसी भी चीज़ की हो सकती है। अनसैचुरेशन और सैचुरेशन में डिफरेंस क्या है? सैचुरेशन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, मेरी बर्दाश्त करने की लिमिट इज़ अप टिल नाउ, सैचुरेट हो चुकी है, तो वो सैचुरेशन हो गया कि यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसके ऊपर नहीं, ठीक है? अनसैचुरेशन क्या होगा? रिवर्स ऑफ द सैचुरेशन। तो इसको हम केमिस्ट्री में काफ़ी खूब यूज़ करते हैं बाय द वे। कौन सा एंजाइम है जो कैटलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ईयर ग्रुप्स को? जब फंक्शनल ग्रुप्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो कौन सा एंजाइम इनमें से उन्हें हेल्प करता है, हाँ, उनको कैटलाइज करने के लिए? बड़ा ज़्यादा एविडेंट है, ट्रांसफर करता है ट्रांसफिरेजेज। और मैंने हमेशा कहा है अगर लास्ट में इन लगा है तो वो किसको रेफर करता है? इन रेफर्स टू प्रोटीन, जैसे एक्टिन, म्योसिन, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। और वैसे ही अगर एज लगा है तो it is an enzyme. Now let's check here. Question number 15. Lactate dehydrogenase isozyme differ because of, देखो isozyme है यानी ये क्या है? यानी ये enzyme है, ठीक है? So lactate dehydrogenase, ये देखो ASE, lactose dehydrogenase isozymes differ because of कैटालिटिक फंक्शंस अलग हैं, सब यूनिट कॉम्पोजिशन अलग है, कोफैक्टर्स अलग हैं, सबस्ट्रेट अलग हैं। तो एक मैं आपको कॉमन सी चीज़ बताती हूँ, जब भी आप आइसोजाइम्स के बारे में पढ़ते हो यू हैव टू बी केयरफुल विद वन थिंग, कि आइसोजाइम्स जो होते हैं यूजुअली उनका क्या रहता है कि उनके कैटालिटिक फंक्शंस अलग होते हैं नहीं, हाँ, उनमें क्या होता है कि कोफैक्टर्स भी सेम, सबस्ट्रेट भी सेम, कैटालिटिक फंक्शंस भी सेम, बस डिफर होता है तो सब यूनिट कॉम्पोजिशन, सिर्फ सब यूनिट कॉम्पोजिशन में ही फ़र्क होता है, बाकी एज इट इज़ जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। आइसोजाइम का मतलब ही यही है, दोज एंजाइम्स विद सेम कैटालिटिक फंक्शन, सेम कोफैक्टर, सेम सबस्ट्रेट बट डिफरेंट सब यूनिट कॉम्पोजिशन, ठीक है? तो दिस मेक्स आइसोजाइम्स डिफरेंट फ्रॉम कोएंजाइम्स। The Hill coefficient is used to measure. Hill coefficient, देखो हिल कोफिशिएंट की जब बात हो रही है तो वी आर रेफरिंग टू कोऑपरेटिविटी, ठीक है? कैटालिटिक एफिशिएंसी के लिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, टर्नओवर नंबर, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो केमिस्ट्री का टर्म और ऐसे तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर द कोऑपरेटिविटी। एलोस्टेरिक एंजाइम्स कौन से होते हैं? जो सिग्मोइडल काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स हैं, ठीक है? कि किसी ने हाइपरबोला बनाया, किसी ने सिग्मो ऑल राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, सिग्मोइड कैसे बनेगा? सिग्मोइड कुछ ऐसे करके बनता है, देखिए एस शेप, ठीक है? सिग्मोइड कैसे बनता है? एस शेप बनता है। चलिए अभी चलते हैं हम आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द वे, which amino acids form disulfide bonds। ये तो मैं कह रही हूँ सबको आना चाहिए, this is a very important part। शाबाश। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं कौन सा एमाइनो एसिड बना सकता है या फिर बनाता है? तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो कौन बनाएगा? कुछ सल्फर के रिलेटेड। अब आपको ये चेक करना है कि सल्फर किसके पास है, सिंपल एज दैट। आपको इसमें से चेक करना है कि सल्फर किसके पास होगा। क्या लाइसिन के पास है, क्या अर्जिनिन के कंपोनेंट में सल्फर है, या हिस्टाडीन के पास है, या एलानिन के पास है, किसके पास है? ये आपको चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कौन सा अमाइनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाता है? तो आपका आंसर आता है सिस्टीन। सिस्टीन जो है दैट कंप्राइजेस, यस, सिस्टीन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू राइट एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या पोजेस करता है, यानी उसकी पेप्टाइड बॉन्ड जो कि, हाँ, जो कि आपके बिटवीन दी अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन है, वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये एक प्रोटीन है। अब वो क्या पोजेस करता है, इनमें से कौन सी फीचर? फ्री रोटेशन कर सकता है, घूम सकता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, या आयनिक नेचर होता है? तो यहाँ से सिंपल है, आयनिक नेचर और फ्री रोटेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड रहता है। आयनिक नेचर पॉजिटिव नेगेटिव वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। तो या तो ट्रिपल या पार्शियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रिपल होता तो इट हैव बीन कम इन टू नोटिस विद एन एक्सेप्शन, बट ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है, यानी कि इसका जो है ये जो बाउंडिंग रहती है वो कहीं ना कहीं कैसी रहती है, पार्शियल डबल बॉन्डेड रहती है इसकी, ठीक है, पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं है, बट ये डबल बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। कौन सा विटामिन है जो कोएंजाइम की तरह काम करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में कोएंजाइम की तरह काम कौन करता है? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बायोटिन। ठीक है, मैंने आपको विटामिन ऊपर भी बताया, नियासिन बताया, विटामिन बी 3, ठीक है, उसी तरह से ये बायोटिन है जो कि कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्वेश्चन 21 देखिए। कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। अगर मुझे कैटालिटिक एफिशिएंसी पता करनी है किसी भी एंजाइम की, कि कोई भी एंजाइम कितना ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, एंजाइम्स यूजुअली कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। मजे की बात यह है कि स्पीड अप तो करता है, लेकिन ये एज इट इज कैन बी रिकवर्ड ऑल्सो। मतलब ये कैटलिस्ट कुछ ऐसे लोगों की तरह है जो आग लगाएगा एंड विल रन ऑफ। ओके, वो भाग भी जाएगा, वो ऐसा है मतलब, ठीक है। तो इसका आंसर आता है सी। यूनिट इसकी आप बोल सकते हो क्या है? सी। ठीक है, किलो क्या, हाँ, ये देखिए, लाइन वीवर बर्क प्लॉट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग, ठीक है। लाइन वीवर बर्क प्लॉट जो है उसमें आप क्या प्लॉट करते हो और ग्राफ बनाते हो? तो उसमें आप प्लॉट करते हो 1/v वर्सेस 1/s, ठीक है, हाँ, सबस्ट्रेट और उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कीटोज है? ठीक है, आप पढ़ते हो कीटोज, पेंटोज, ठीक है, वैसे तो कौन सा कीटोज है? ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज? शाबाश। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज फ्रक्टोज, जो कि क्या है, इज अ टाइप ऑफ कीटोज। ओके, काइटिन इज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइटिन किसके साथ कंपोज्ड होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, काइटिन जो होता है वो फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। यही काइटिन है जो कॉकरोच की लेयर में भी बनता है। हाँ, तो ये आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर विद द नेक्स्ट वन। कौन सा एंजाइम इनमें से, एंजाइम हेक्सोकाइनेज किसके साथ बिलोंग करता है? हेक्सोकाइनेज की कैटेगरी में कौन सा एंजाइम आता है? शाबाश, वेरी गुड।
All right. So, my dear students, the correct answer for here comes to be your transferases. So, transferases का काम मैंने अभी आपको बताया कहीं ना कहीं yes वो ट्रांसफर कर रहा था. That was helping in the transfer. ये देखो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर को क्या कर रहा था, कैटालाइज कर रहा था. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो हेक्सोकाइनेज जो है वो ट्रांसफरेजेस की कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहा है. कौन सा अमाइनो एसिड है जिसकी बफरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है नियर द फिजियोलॉजिकल पीएच? हिस्टीडीन. ठीक है. हिस्टीडीन. क्यों हिस्टीडीन है यहाँ पर? हिस्टीडीन के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो इसकी कैपेसिटी जो रहती है वो हाईएस्ट रहती है बफरिंग कैपेसिटी. ठीक है. बफर कर लेता है. यानी जब देखो जब आपका सॉल्ट है वो एसिड और बेस से मिलके बनता है, राइट? तो वहाँ पर एज अ बफर काम करता है, कई बारी एसिड कई बारी बेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एसिड है 10 mg, ठीक है, और बेस है 5 mg, ओके, ऐसा है. तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ अगर 5 mg की भी उतनी ही है जितनी 10 mg की है, तो ये बफर की तरह काम कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है. ओके, चलो ये चेक करो. मेजर स्टोरेज लिपिड एनिमल्स में कौन सी होती है? ये उनको ज़्यादा पता होगा जो अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं या फिर अपने पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स की रिपोर्ट्स वगैरह को ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज करते हैं. तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा लिपिड मतलब स्टोरेज लिपिड कौन सा होता है? जो टेस्ट तो हमें करवाना ही है जब हमें ये पता करना है कि व्हाट अबाउट द कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स इनसाइड द बॉडी. शाबाश. सो द करेक्ट आंसर इज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है टू अंडरगो द प्रोसेस. और लिपिड प्रोफाइल जब भी हम एनिमल्स में करवाते हैं पर्टिकुलरली ह्यूमंस में, वी विल हैव टू चेक फॉर द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल विद नो डाउट. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू. ये क्वेश्चन देखिए. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसको रेफर करता है? फोल्डिंग पैटर्न को, अमाइनो एसिड सीक्वेंस को, सब यूनिट अरेंजमेंट को, या अल्फा हेलिक्स कंटेंट को? Shabash. Tell me the correct answer for this one. Very good. ऑलराइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज योर अमाइनो एसिड सीक्वेंस. तो प्राइमरी में तो सिर्फ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, है ना. फोल्डिंग वगैरह अल्टरनेट लेवल पे तो आगे होती है सेकेंडरी या टर्शियरी में. डीएनए मैक्सिमली एब्जॉर्ब कितने पे करता है? कितने नैनोमीटर में, कितने वेवलेंथ में डीएनए एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमली? सबसे ज्यादा अगर उसको सबसे ज्यादा करवाना है तो मैक्सिमली किस वेवलेंथ में करेगा? शाबाश. सो डीएनए का एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमली होता है एट 260 नैनोमीटर, और ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और एग्जाम्स में इट हैज़ बीन आस्क्ड इवन इन द फॉर्म ऑफ एजर्शन रीजन पूछा गया है. हाइपरक्रोमिक इफेक्ट किसकी वजह से हो, मतलब हाइपरक्रोमिक इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम किसकी वजह से होता है? तो हाइपरक्रोमिक जो इफेक्ट है दैट इज वेरी सिंपल. ठीक है. हाइपोक्रोमिक इफेक्ट बहुत सिंपल है. ये किसकी वजह से होता है? ये होता है जब डीएनए डीनेच्योर करता है. ठीक है. अब हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में क्या है? सिंपल है. देखो जब आपका इंक्रीज हो जाती है यूवी लाइट की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंक्रीज इन यूवी लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए या आरएनए, जब ये यूवी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और ये तब होता है, हाँ, ये आकर तब होता है जब स्ट्रक्चर में ट्रांजिशन आती है. मतलब एक डबल स्ट्रैंडेड से जब सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है ना, ये तब ज़्यादा होता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट. इसको हम हाइपोक्रोमिसिटी भी बोलते हैं. तो ये तब ज़्यादा हमें दिखता है. तो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कब आएगा? जब डीएनए डीनेच्योर करेगा. तो करेक्ट आंसर आता है ए. सेंट्रल एटम हीम का कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लोरोफिल का तो मैग्नीशियम था. हीम का कौन सा है? हीम का आपका आता है आयरन. ये तो इजी है ना. आयरन, जिसका ब्लड कम होता है वो आयरन के सप्लीमेंट्स ले लेता है. चलो, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? आई थिंक ये गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा, है ना, ताकि हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बने,
अच्छा, हमें वो रिंकल्स ना आए, प्री मेच्योर एजिंग ना आए, फ्री रेडिकल्स ना बने, तो उसके लिए हम लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं विटामिन, नहीं 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 नहीं, नहीं विटामिन ई से। चेक दिस वन। द एक्टिव साइट of an enzyme is usually active site of an enzyme is usually rigid and inflexible, complementary to substrate transition state, composed only of hydrophobic residues, identical in all the enzymes. So the correct one is complementary to substrate transition state. ठीक है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो किसके साथ मैच करती है, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री करती है, टू द सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट के साथ। अच्छा, ये देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन लोअर्स दी, ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबलाइजेशन वो किसको लोअर करती है, एक्टिवेशन एनर्जी को, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को, एंजाइम कंसंट्रेशन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। वेरी गुड, सो दैट्स करेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हमें पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी सबसे कम अमाउंट ऑफ वो एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर्ड है, ताकि क्या हो, हाँ, रिक्वायर्ड किसके लिए है, ताकि हम इनिशिएट कर सके। किसको इनिशिएट करना है आपको, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है स्टार्ट में, मिनिमम अमाउंट, सबसे कम एनर्जी, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइजेशन जो है वो लोअर कर देती है एक्टिवेशन एनर्जी को, और कम कर देती है। कौन सा अमाइनो एसिड जो है कोलेजन में नहीं होता, कोलेजन आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है, ठीक है, इलास्टिक नहीं होने देता ज्यादा स्किन को, तो इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड उसके लिए काम नहीं करेगा, एब्सेंट है। ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है, बाकी आपकी बॉडी में हाइड्रोक्सी प्रोलीन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है, और ग्लाइसिन, ये सब रहते हैं। ओके, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स कंटेन्स रेपिटेड, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, so it contains, yes, it contains glycine XY. Okay, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स, मैमल्स में सबसे ज्यादा क्या है, कैरेटिन है, एक्टिन है, कोलेजन है, या फिर म्योसिन है। शाबाश, एक्टिन और म्योसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, कोलेजन आपकी स्किन में काम कर रहा है, बोन्स में कर रहा है, कैरेटिन आपके हेयर और नेल्स में काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कोलेजन ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कोलेजन है, फिर दूसरे नंबर पे एक्टिन म्योसिन आता है, फिर कैरेटिन आता है। 38 देखो, कौन सा लिपिड है जो प्रिकर्सर की तरह काम करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, विच लिपिड एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। शाबाश, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स के बिगिनिंग के लिए प्रिकर्सर स्टार्ट का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल, तो इस पे एक्ट करने का काम होगा। ओके, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर क्या बनाता है, बहुत इजी है। एपो एंजाइम और को फैक्टर मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एपो एंजाइम और को फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, सो एपो एंजाइम और को फैक्टर मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ एंजाइम्स हैं, तो इसमें होलो एंजाइम बनता है जब एपो एंजाइम और को फैक्टर फ्यूज करते हैं या मिलते हैं। एफएडी, ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन योर विटामिन है। एफएडी कहाँ से डिराइव होते हैं, वेरी गुड, एफएडी डिराइव होता है राइबोफ्लेविन से, विटामिन B12 से। मोनोड वायमन चैंगविक्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, ये बताता है प्रोटीन्स की एलोस्टेटिक रेगुलेशन को, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बदलते हैं और केमिकल रिएक्शंस में इंपैक्ट होता है। कौन सा एंजाइम है
जो बॉन्ड्स बनाता है कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी रिलेटेड टू वाटर। सो कौन सा इनमें से क्लास ऑफ एंजाइम जो है हेल्प करेगा? जैसे लाइगेज है तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो ये क्लास ऑफ एंजाइम है। लाइएसिस है कि क्लास ऑफ एंजाइम है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। वैसे ही आइसोमेरेसिस और हाइड्रोलिसिस में है। सो इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम क्लास है जो फॉर्म करता है बॉन्ड्स कपल्ड टू एटीपी हाइड्रोलिसिस? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन गोज टू बी हाइड्रोलिसिस है, तो ये यस, ये आ जाएगा आपका लाइगेसिस। क्या आ जाएगा? लाइगेसिस। अब आप सोचोगे एटीपी हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस आएगा, बट नहीं, हम पूछ रहे हैं क्लास ऑफ एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर बोलते हैं कि कैटलाइज कर रहे हैं तो फिर हाइड्रोलिसिस होना था। शुगर प्रेजेंट इन द आरएनए, कौन सा आरएनए में होता है? राइबोस। और डीएनए में कौन सा शुगर होता है? वेरी गुड, डीऑक्सीराइबोस। वॉबल हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन तो उधर भी पूछा गया है, नेट में भी बहुत बारी पूछते हैं, और आई थिंक यस ये लेक्चर के एग्जाम में भी पूछा गया है, नॉट फॉर उत्तराखंड बोर्ड बट किसी और के लिए, बट पूछा गया है वॉबल हाइपोथेसिस। वॉबल हाइपोथेसिस जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है? वॉबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है कोडॉन डिजेनरेसी के बारे में। ठीक है, और कोडॉन क्या होता है? यस, 3 पेयर्स के साथ जो बनता है कोडॉन। विच अमाइनो एसिड डिसरप्ट्स अल्फा हेलिकेसेस मोस्ट इफेक्टिवली, कौन सा अमाइनो एसिड इनमें से जो अल्फा हेलिक्स को ज़्यादा डिसरप्ट करता है, वो भी ज़्यादा एफिशिएंसी से, ज़्यादा ताकत से कर सकता है? आई कैन से वेरी गुड, प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन जो है वो अल्फा हेलिक्स को क्या कर सकता है? एफिशिएंटली डिसरप्ट कर सकता है। स्फिंगोमाइलिन कंटेन्स, ये आसान है, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये स्फिंगोसिन बैकबोन यानी कि इससे बना हुआ है ये। ठीक है, चलो, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया? आपको पता होना चाहिए, ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें मैं यूनिट्स पढ़ा रही थी आपको, है ना, तो वो यूनिट्स जो हैं वो मिकाइलिस और मेंटन के रिलेटेड पढ़ रहे थे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट यूनिट भी मिकाइलिस एंड मेंटन ने ही दिया है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट which is associated with induced fit, yes, induced fit theory। ये थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? ये दी गई है आपकी कोशलैंड के द्वारा। ठीक है, कोशलैंड हैज गिवन दिस थ्योरी। अब ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि किस तरह से एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है या इंटरैक्ट करता है, और बेटरली कहें तो किस तरह से इनका इंटरैक्शन होता है, दैट मैटर्स। ठीक है, ये कहता है कि जब सबस्ट्रेट एक बाइंड करता है एंजाइम के साथ तो क्या होता है? अल्टरेशन होती है इसके 3D स्ट्रक्चर में, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री फिट बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम के साथ बाइंड करना चाहता है, तो ये एंजाइम जो है वो अपने आप में कुछ इस तरह से फिट बनाएगा, कुछ अपनी शेप को इस तरह से चेंज करेगा एंजाइम, ताकि वो एग्जैक्टली इसके अंदर जो है वो फिट आ सके। तो इसको अपनी शेप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बदला जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैटालिटिक ग्रुप्स इसको कैटालाइज करते हैं और हेल्प करते हैं। ये है इंड्यूस फिट थ्योरी रिलेटेड टू एंजाइम्स जो कि कोशलैंड ने दिया है, इंपॉर्टेंट है ये। पीकेए ऑफ हिस्टाडीन साइड चेन इन इज अप्रॉक्सीमेटली, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, क्या वैल्यू है उसकी हिस्टाडीन साइड चेन की? वो रहती है अराउंड 6, हिस्टाडीन की 6 है अराउंड। अच्छा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जिसका कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता 2' पोजीशन पे? इनमें से किसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, और वो भी 2' पोजीशन पे, कार्बन 2 पे? वेरी गुड, इनमें से कौन सा वाला है जिसके पास प्रेजेंट नहीं होगा? सो डीएटीपी के पास नहीं है, बाकी एटीपी, यूटीपी और जीटीपी के पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन एट 2' पोजीशन। बोहर इफेक्ट किसके साथ एसोसिएट करता है? अब आपने अगर 12th में थोड़ा सा पढ़ा हो, आप बोलोगे ये क्या, ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये कहाँ से यहाँ दे दिया हमें, है ना,
बट नहीं, ये बायोलॉजी का पार्ट है। बोहर इफेक्ट, बायोलॉजी की बात कर रही हूं मैं। शाबाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन बोहर इफेक्ट किसके साथ एसोसिएट करता है? हीमोग्लोबिन के साथ इफेक्ट करता है। देखो कैसे, बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बोहर इफेक्ट, जहां पर Hb जो है, Hb की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग जो एफिनिटी है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एफिनिटी Hb की ऑक्सीजन के साथ कम होना शुरू हो जाती है। दिस लोअर्स द एफिनिटी ऑफ Hb विद टू रिलीज द ऑक्सीजन प्रिसाइजली वेयर इट इज मोस्ट नीडेड बाय द एक्टिव टिश्यूज। सो दिस इज योर बोहर इफेक्ट। तो बॉडी में कार्बन और साथ में हमारे Hb के पास 75 टाइम ज्यादा एफिनिटी है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोहर इफेक्ट रिप्रेजेंट हो ही जाता है बिकॉज ऑफ एफिनिटी ऑल्सो। Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है हम उसके हिसाब से Km को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब Km डिक्रीज होगा, एफिनिटी बढ़ेगी, एफिनिटी बढ़ेगी, Km डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा विटामिन है जो रिक्वायर्ड है फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन इन कोलेजन? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन इन कोलेजन, वेरी गुड। शाबाश। सो हाइड्रोक्सिलेशन जो है, हाँ, प्रोलीन की इन कोलेजन, इसका क्या मतलब हुआ? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन की ना, तो ये एक क्रूशियल पोस्ट ट्रांसलेशन मेथड होता है। एक दो दिन पहले किसी ने कमेंट बॉक्स पे पूछा था कि हमें ट्रांसलेशन करनी है कि नहीं करनी है, तो मैंने कहा था कि ट्रांसलेशन थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आपके विटामिन और प्रोटीन्स का पार्ट निकलता है थोड़ा सा ना, क्योंकि ट्रांसलेशन यील्ड करती है प्रोटीन को और प्रोटीन आपके हेल्प करते हैं। तो जब ट्रांसलेशन हो जाती है ना, तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोलीन की क्रूशियल पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म और मॉडिफिकेशन होता है जो प्रोलीन को कन्वर्ट कर देती है इनटू हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि जो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मेंटेन करता है किसका? कोलेजन का, इंटीग्रिटी को हेल्प करता है उसकी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो, डीएनए मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस विद, डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर किस किस की चीजों के साथ बढ़ना शुरू कर देगा? डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर किन किन चीजों के साथ बढ़ना शुरू कर देता है? सो इट इंक्रीजेस जब जीसी कंटेंट यानी ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट बढ़ता है, तब मेल्टिंग टेम्परेचर भी डीएनए का बढ़ जाता है। कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास इमिडाजोल साइड चेन है? कौन सा अमाइनो एसिड के पास इमिडाजोल साइड चेन है? ठीक है, ये जो है इमिडाजोल साइड चेन, दिस इज द डिफाइनिंग फंक्शनल ग्रुप। किसका फंक्शनल ग्रुप है ये? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हिस्टाडीन। ठीक है, हिस्टाडीन का ये फंक्शनल ग्रुप है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो, जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं आती है, हमें हमें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें होती है वी आर अनअवेयर ऑफ, है ना। हर किसी को हर चीज़ तो आएगी नहीं, सबको तो आती नहीं है हर चीज़। तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। आपको कुछ लग रहा है जो आपको नहीं पता है, जस्ट नोट डाउन इनटू योर नोटबुक, सिंपल, एक लाइन में नोट कर दो। ठीक है, चलो, लिखने से भी चीज़ें याद होती है। टर्नओवर नंबर के सैट, अगेन उसी से ही है, रेफर्स टू, दिस रेफर्स टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कितने पर एंजाइम, यस, कितने कन्वर्ट हुए हैं पर एंजाइम पर सेकेंड। ठीक है, के सैट। ओके, एंजाइम जो शो करता है सिग्मोइडल काइनेटिक्स, मैंने बताया सिग्मोइडल काइनेटिक्स, आई थिंक तब बता नहीं पाई, ऐसे था सिग्मोइडल, है ना, मतलब
परफेक्ट अगर देखूं समवॉट लाइक दिस, या फिर इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, सिग्मोइड एस शेप का, तो वो आपको एलोस्टेरिक एंजाइम्स में मिलता है। कौन सा एंजाइम है जो सिग्मोइडल काइनेटिक्स शो करता है अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, सो दैट इज योर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से एंजाइम्स होते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो होते हैं ये होते हैं आपके कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स। इन रेगुलेटरी एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं बाय बाइंडिंग विद दी, ये अपने आप को इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, और जब भी अपने आप को इफेक्टिव मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे कहाँ करते हैं? एक पर्टिकुलर साइट पे करते हैं जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर एक्टिव साइट, अलग होता है, एक्टिव साइट से अलग साइट होती है जहां पर ये बाइंडिंग होती है। ओके, चेक दिस वन, कौन सा बॉन्ड है जो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को, यानी जो 3D वाला स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉमनली कौन सा बॉन्ड हेल्प करता है सबसे ज्यादा? वेरी गुड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस जो है वो पानी से डरते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कैटलेज इज, कैटलेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है? हीम ग्रुप, हीम ग्रुप जो है वो कैटलेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ठीक है, मेन ग्रुप। ये चेक करो, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंजाइम्स एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शंस को मेनली बाय, कैसे करते हैं? वेरी गुड, एंजाइम्स एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शंस को मेनली बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबस्ट्रेट जो कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पर स्टेबलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सो एंजाइम्स रिएक्शंस को एक्सेलरेट तभी कर पाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज हो पाती है, ठीक है। चलो अभी यहां पर देखते चलो, एक्टिवेशन पोटेंशियल, एक सेकेंड, हाँ ये आपकी डायरेक्शंस थी ना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, एजर्शन रीजन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम। ग्लाइकोजन जो है मोर रैपिडली मोबिलाइज होता है देन स्टार्च इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में हाँ ग्लाइकोजन जो है ज्यादा रैपिडली मोबिलाइज होता है जितना ज्यादा स्टार्च होगा एनिमल्स में। ग्लाइकोजन पोजेस करता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा 1 to 6 ब्रांचेस देन एमाइलोपैक्टिन। सो देखो पहली स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ग्लाइकोजन तो हायर फ्रीक्वेंसी पोजेस करता है एमाइलोपैक्टिन से, तो ये आ गया ट्रू। बट क्या ये इसको सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज लगाओ, glycogen is more rapidly mobilized than the starch in animals because glycogen possesses a high frequency of alpha 1,6 branches than aminopectin। ट्रू है तो बिल्कुल सही है, तो आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा, विच स्टेट्स योर, क्या स्टेट करता है? ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ए। ओके चेक करिए इसको, सेल्यूलोज इज इनडाइजेस्टिबल टू ह्यूमंस, आप सेल्यूलोज नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और ह्यूमंस जो है उनके पास सेल्यूलेज कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट हैं दोनों स्टेटमेंट्स, एंड व्हेन आई अप्लाई बिकॉज हियर वी विल कम टू नो कि दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी बेटर करती हैं। तो हम सेल्यूलोज को इसीलिए नहीं खा पाते, तभी हम घास वगैरह नहीं खाते हैं, राइट। अदरवाइज कितना आसान होता, जस्ट टेक सम ग्रास फ्रॉम योर लॉन, cook it, eat it. Okay, but we don't have cellulase capable of, we don't have enzyme which is capable of hydrolyzing this glycosidic bonds present in the cellulose. ये चेक करिए, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज reducing sugars हैं। फ्रक्टोज कैन अंडरगो टॉटोमराइजेशन अंडर एल्काइन कंडीशंस। सो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या पता हो? आपको पता हो टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉटोमराइजेशन क्या होती है? अल्कलाइन हो गया जिसका पीएच जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उन कंडीशंस में टॉटोमराइजेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पर दो आइसोमर्स जो हैं,
ठीक है, उनको आप यहाँ टॉटोमर्स भी बोल सकते हो। वो क्या करते हैं, वो इंटर कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर एक आइसोमर है, बी आइसोमर है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये शिफ्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम को, दे शिफ्ट हाइड्रोजन एटम और पाई बॉन्ड को। इन दोनों की शिफ्टिंग की वजह से जब दो आइसोमर्स टॉटोमर्स बदलते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। ओके, सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रक्टोज ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, तो हाँ बिल्कुल। और फ्रक्टोज टॉटोमराइजेशन करता है अंडर एल्कलाइन कंडीशन, हाँ करता है, पीएच टेम्परेचर इसके ऊपर मेजर करता है, इन्फ्लुएंस तो होता है। ठीक है, चेक करो। ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज इसके बेसिस पे हमने किया है थोड़ा सा ऊपर ना, कुछ पार्ट तो हमने देखा है, तो आपकी एक दो स्टेटमेंट तो ऐसे निकलती हैं इसमें से। शाबाश, चेक करते हैं। काइटिन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर है सेल्यूलोज से। काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है जो रिड्यूस करता है, ग्लूकोसामाइन रेसिड्यूज हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में हेल्प करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर आता है दैट इज यस। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। काइटिन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, सेल्यूलोज से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होते हैं जो कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐड करने के लिए। तो ये हार्ड तो बहुत है, मैंने बताया था फंजाई में है, कॉकरोच में है। ठीक है, अगर एटॉमिक बॉम्ब वगैरह आ जाते हैं, कॉकरोच विल नेवर डाई, बाकी डाई कर जाएंगे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। Okay, so my dear students, today we'll keep this much for now, and let's meet in the next coming class tomorrow as a part of marathon. Stay tuned, my dear students. Have a really well day, and please keep on revising things, learning things well, because you really have less days left and you have to give your best. Okay, these days are ultimate precious. I always say, always remember you have to do this time, okay, at any cost. All right, my dear students, have a good day. Bye.